अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम चार ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट असल में एक लेटर होता है जो बैंक सेलर को सेंड करता है और उसे ये बताता है कि आपसे जो बंदा चीज़ ले रहा है, अगर उसने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं उसे गारंटी देता हूँ कि मैं आपको वो पैसे दूंगा, चाहे पूरे बाकी रहते हो या थोड़े बाकी रहते हो। आसान अल्फाज में ये कि ये आमतौर पे इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत काम आता है। इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे? आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप किसी और मुल्क में किसी बंदे के साथ कोई डील करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उससे कोई चीज़ खरीदते हैं। अब वो बंदा ना आपको जानता है, ना आपके कवानीन को जानता है, ना आपकी जगह उनको मालूम है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है, ताकि वो आपके ऊपर एतबार कर सके और आपको माल बेच सके, आपको चीज़ें बेच सके। तो उसके लिए आप, क्योंकि आप तो चाह सकते हैं, आपका तो पता नहीं चलता, लेकिन बैंक जो है वो तो कंफर्म एक एंटिटी होती है, एक इदारा होता है, वो तो कहीं नहीं जा सकता। तो बैंक वो उसकी गारंटी उठाता है उस बायर की, खरीदने वाले की, कि अगर इस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा। इसके लिए वो एक लेटर देता है सेलर को। उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट लेटर। ठीक है, आप यहाँ पे वर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, ये तमाम डिटेल से दिया गया हुआ है कि अ लेटर ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट लेटर इज अ लेटर फ्रॉम अ बैंक guaranteeing that the buyer payment to a seller will be received on time and for correct amount. In the event that buyer is unable to make a payment on purchase, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये वही बात है कि बैंक कहता है कि अगर बायर ने आपको पूरी अमाउंट नहीं दी तो मैं आपको पे करूंगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जी वही बात, नेक्स्ट वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि क्योंकि लोग मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते, मुल्क के लॉज को नहीं जानते, इसलिए ये इसकी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अहम पॉइंट्स यही हैं कि जी ये कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देता है बायर की सेलर को। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जी ये इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जिसमें एक रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि बैंक इसकी बाकायदा फीस लेता है, यानी बायर से, खरीदार से बाकायदा फीस लेता है, क्योंकि वो खरीदार की गारंटी दे रहा है ना, तो उसकी बाकायदा फीस लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम कहते हैं बेलमेंट। बेलमेंट क्या है भाई? बेलमेंट ये है कि आपकी कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है आपका, ठीक है, और आप उसको किसी बंदे को कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, किसी काम के लिए दे देते हैं, लेकिन उसकी मलकियत आपके पास रहती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मेरी बाइक है, मैंने किसी मिस्त्री को रिपेयर करने के लिए दे दी कि जी इसको रिपेयर कर दें, ठीक है, इसकी ट्यूनिंग कर दे वगैरह वगैरह। ये इस रिलेशन को, इस काम को हम बेलमेंट कहते हैं। अब बाइक की मलकियत मेरे पास है, लेकिन बाइक उसके पास है, कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, किसी काम के लिए, इसको हम कहते हैं बेलमेंट। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Bailment is a legal relationship in common law where the owner transfer physical possession of property, chattel भी उसे कहते हैं प्रॉपर्टी को, for a time but retains ownership। किसी वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए वो किसी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज किसी और को दे देता है, लेकिन उसकी जो मलकियत है उसके पास रहती है। ठीक है, अच्छा जी, द ऑनर हु सरेंडर्स कस्टडी to a property is called bailer and the individual who accept the property is called bailee। जिस बंदे की वो मलकियत होती है, जिस बंदे की ये चीज़ होती है, उसको हम बेलर कहते हैं, और जिस बंदे को दी गई होती है उसको हम बेली कहते हैं। एक और यहाँ पे डिफिनीशन है, bailment refers to a legal relationship between two parties in common law where assets or property are transferred from bailer, bailer वही बात है जिस बंदे की ये प्रॉपर्टी है, जो उसका मालिक है,
टू अ बेली। बेली क्या है? वही बंदा जिसके पास वो चीज रखवाई है। इन दिस रिलेशनशिप बेलर transfers physical possession of a piece of personal property to the bailee for the certain for a certain period of time but retains ownership। बात की समझ आ रही है? वही बात है जी, चीज तो उसको दे देता है लेकिन उसकी मलकियत अपने पास रखता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है प्लेज। अच्छा, बेलमेंट की जो है कुछ एग्जांपल्स आपको मैं एक दो और दे दूं। जैसे आप बैंक में अपने अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, तो पैसे आपके हैं, रखवाएं आपने बैंक के पास, ये भी बेलमेंट है। ठीक है, मैं आपकी कोई घड़ी है, कोई मोबाइल है, आपने रिपेयर के लिए किसी दुकान के पास रखवाई है, दुकान में वो रिपेयर कर रहा है, ये भी बेलमेंट है। चीज आपकी है, ऑनरशिप आपकी है, लेकिन उसको आपने किसी और को दिया हुआ है, ये भी बेलमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेज। प्लेज भी एक बेलमेंट की एक किस्म है। प्लेज क्या होता है? प्लेज इसे कहते हैं कि अगर आप किसी से कोई कर्ज मांगते हैं, वो आपको जानता नहीं है, उसके पास डर रहता है कि आप वो कर्ज लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, उसको वापस करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपसे कोई सिक्योरिटी मांगता है, कोई चीज मांगता है कि आप मेरे पास वो चीज रखवाएं, ताकि अगर आप मेरा कर्ज नहीं दे तो मैं वो चीज बेच के अपने पैसे वहां से रिकवर कर लूँ। इसको हम कहते हैं प्लेज। जो चीज आप रखवाते हैं उसके पास किसी काम के लिए, किसी कर्ज के लिए, किसी वादा निभाने के लिए, उसको इसको हम कहते हैं प्लेज। ठीक है, इसी किस्म का एक और टर्म है। चलिए पहले प्लेज यहाँ से पढ़ लेते हैं कि प्लेज इज अ बेलमेंट दैट कन्वेज promissory title to a property owned by a debtor to a creditor to secure repayment of some debts or obligation and to the mutual benefit of both parties. The term is also used to denote property which constitute the security. The pledge is type of security interest। सही वही बात है मेरे भाई जो अभी आपको मैंने बताई कि किसी काम के लिए, किसी कर्ज के लिए जब आप किसी बंदे को कोई चीज देते हैं ताकि वो उसको अपने पास रखे, ठीक है, कि आप जब वो काम पूरा करे तो वो चीज आपको वापस करेगा, लेकिन अगर आपने वो काम, वो पैसे उसको वापस नहीं किए तो उस चीज को बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। मॉर्टगेज भी इस किस्म की चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मॉर्टगेज a legal instrument which is used to create security interest in real property held by a lender as a security for debt, usually a loan of money. Mortgage in itself is not a debt, it is the lender's security for debt। भाई मेरे बात हुई है जो अभी मैंने आपसे कही कि जी आप किससे कर्ज ले रहे हैं, वो आपकी कोई चीज अपने पास रखता है, कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, ठीक है, लेकिन ये उस कर्ज के बदले आप उसे नहीं दे रहे, बल्कि ये आप उसको दे रहे हैं इसलिए कि अगर आपने वो कर्ज वापस नहीं किया तो वो इस चीज से अपने पैसे पूरे करे। बिल्कुल सेम चीज है कि जी अगर आपने कर्ज लेना है किससे, वो आपसे कहेगा मेरे पास कोई सिक्योरिटी रखवाएं, मेरे पास कोई चीज रखवाएं, ताकि अगर आप मुझे कर्ज वक्त पे अदा ना करें, पैसे वक्त पे ना दें, पूरे ना दें, तो मैं उस चीज को जो है वो बेच के अपने पैसे निकलवा लूँ। तो ये भी वही चीज है। अब आप कहेंगे सर प्लेज और मॉर्टगेज में मेन फर्क क्या है? भाई मॉर्टगेज आमतौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये है देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सही है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना की जा सके। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आपका घर है, जैसे आपकी जमीन है जो कहीं नहीं जा सकती, समझ आ रही है ना? तो इसको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मॉर्टगेज में रियल स्टेट यानी आमतौर पे घर, बंगला, जमीन वगैरह जो है ये रखवाई जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। प्लेज भी यही चीज है, लेकिन प्लेज में आमतौर पे हम मूवेबल आइटम्स, मूवेबल एसेट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी रखवाते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। आपकी गाड़ी हो गई है, आपका मोबाइल हो गया है, आपका सोना हो गया है, आपके बॉन्ड्स हो गए हैं, आपके शेयर्स हो गए हैं, समझ आ रही ना बात की? तो इन चीजों को हम कहते हैं प्लेज। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।